डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में जाना। अभी हम समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार को देखेंगे। तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं देखते जाइए। समष्टि अर्थशास्त्र में पहला जो है समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। ये मुख्यतः तीन प्रकार हैं यहाँ पर देखिए। पहला समष्टि आर्थिक स्थैतिकी, दूसरा में है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थैतिकी और तीसरा में है समष्टि आर्थिक प्रवेगिकी। इन तीनों पॉइंट को हमको एक एक करके बारी बारी से समझना है। थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए और आप अध्ययन करते जाइए। एक एक करके पुस्तक को देख करके नवबोध की प्रकाशन की पुस्तक ले लीजिए, उसी से जो है स्टडी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। समष्टि आर्थिक स्थैतिकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संतुलन की दशा में। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थितिकी में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोफेसर किन्स के अनुसार निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, y बराबर सी प्लस आई। y का मतलब हो गया कुल आय और c का मतलब हो गया कुल उपभोग व्यय और i का मतलब है कुल विनियोग व्यय। ठीक है, यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाइएगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। समष्टि आर्थिक स्थितिकी, ये हो गया। समष्टि आर्थिक स्थिति में क्या है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है। किसकी दशा में करेंगे? समष्टि आर्थिक स्थितिकी के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण जो है इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थशास्त्र संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंची। कहने का तात्पर्य कि तो संतुलन के दशा में अध्ययन करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंची है। अध्ययन तो करता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वह संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंची है। समष्टि स्थितिकी में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है वो समीकरण जो है किन्स के अनुसार बताया गया है। y बराबर सी प्लस आई। वाई बराबर सी प्लस आई, जिसमें y का मतलब है कुल आय और c का मतलब है कुल उपभोग और i का मतलब है कुल विनियोग का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये हो गया। तो समष्टि आर्थिक स्थितिकी के बारे में समझ गए। समष्टि आर्थिक स्थितिकी में संतुलन की दशा में अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा गया है। ठीक, दूसरा, और इसको फार्मूला को बस याद करना है, y बराबर सी प्लस आई को। फिर तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी, दूसरा, इसके अंतर्गत स्थितिकी रीति द्वारा प्रावेगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो स्थितिकी रीति द्वारा। एक पद्धति है जिसका नाम है स्थितिकी, इसमें नाम यहाँ पे लिखा हुआ है स्थितिकी। तो तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी, तो स्थितिकी रीति द्वारा प्रावेगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न समष्टि चर जैसे कुल आय, कुल रोजगार आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु में भी क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तुलनात्मक समष्टि में आर्थिक स्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न साम्य बिंदुओं की परस्पर तुलना की जाती है। विभिन्न साम्य बिंदु, पहले वाले में क्या हुआ? संतुलन की दशा में अध्ययन करते हैं और उस संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा उसके बारे में हमको जो है वो विश्लेषण नहीं करता है। कौन? ये समष्टि आर्थिक स्थितिकी। अब ये तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी, देखिए पॉइंट को भी याद करने का तरीका। इसमें क्या लिखा है? समष्टि आर्थिक स्थितिकी लिखा है। दूसरा में क्या लिखा है? समष्टि आर्थिक स्थितिकी है। इसमें पहले में क्या जोड़ दिया? तुलनात्मक। तो पहले इस पॉइंट को याद कर लीजिए, उसमें सामने में तुलनात्मक जोड़ दिए तो दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है,
चलिए, और तीसरा में क्या है, तो ये समष्टि शब्द है, वो समष्टि शब्द यहाँ पर भी है, आर्थिक भी है, प्रावैगिकी करना, स्थैतिकी की जगह में क्या करना, प्रावैगिकी, याद हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्थैतिकी रीति द्वारा अध्ययन प्रावैगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें अलग अलग बिंदुओं का अध्ययन किया जाए, संतुलन की अलग अलग बिंदुओं का अध्ययन। जैसे यहाँ पर लिखा है कि तुलनात्मक समष्टि में आर्थिक स्थैतिकी के अंतर्गत इन सभी साम्य बिंदुओं की परस्पर तुलना की जाती है, क्योंकि तुलना के लिए है तो अलग अलग बिंदु है, उन संतुलन बिंदु का तुलना करते हैं। किंतु यह विश्लेषण इस बात की कोई व्याख्या नहीं करता कि एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे। मतलब कंपेयर तो कर रहे हैं, तुलना तो कर रहे हैं अलग अलग विभिन्न भिन्न साम्य बिंदुओं का, लेकिन यह व्याख्या नहीं करता है कि एक साम्य से दूसरे साम्य में पहुंचने के लिए कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे, अर्थात एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति तक किस प्रकार पहुंची, इसके बारे में ये व्याख्या नहीं करता। ठीक है, पहले में हम केवल संतुलन बिंदु का अध्ययन करते हैं, दूसरे में हम तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थिति में क्या करते हैं, विभिन्न साम्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। स्थैतिकी रीति द्वारा प्रावैगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें ये बताता नहीं है कि व्याख्या नहीं करता है कि एक साम्य से दूसरे साम्य तक कैसे पहुंचा गया, किस प्रकार पहुंचा गया, कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी, तो आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम एवं यथार्थ प्रणाली है। नवीन प्रणाली है और यथार्थ मतलब वास्तविक प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक किस प्रकार पहुंचे, उसमें कौन कौन से तत्व या कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे, इसका अध्ययन करते हैं और उन सब का जो है व्याख्या होता है। संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। हालांकि उच्च गणितीय प्रयोग के कारण यह जटिल प्रणाली है, ये जो है अपेक्षाकृत कठिन प्रणाली, किंतु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रावैगिक चित्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। यथार्थ रूप में क्या करती है, प्रस्तुत करती है। इसका विकास हाल ही के वर्षों में फ्रिश, रॉबर्टसन, हिक्स, टिन बर्जन, हैरोल्ड और सैमुएल्सन आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया। तो अब हमको इसमें सारांश ये निकालना है, 3 पॉइंट है। पहला है समष्टि आर्थिक स्थितिकी, समष्टि आर्थिक स्थितिकी, दूसरा है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी और तीसरा है समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। पहला में क्या बोला, पहला में बोला कि संतुलन की मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन की दशा में अध्ययन करते हैं, लेकिन संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा इसका व्याख्या नहीं होता। दूसरा में क्या बोला कि हम विभिन्न भिन्न संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, भिन्न भिन्न संतुलन बिंदु का क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन एक साम्य बिंदु से मतलब एक संतुलन बिंदु से या एक साम्य बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंचा, इसके प्रक्रिया का कोई व्याख्या नहीं करता है और ना ही कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे उसका व्याख्या होता है। ठीक है, जबकि समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी में क्या है, ये एडवांस है, नवीनतम है, यह प्रणाली यथार्थ है। इसमें एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु तक किस प्रकार पहुंचा, इन संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और यह प्रणाली हालांकि थोड़ा जटिल है, जटिल मतलब कठिन प्रणाली है, किंतु इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रावैगिक चित्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से आपको याद रखना है। ये हैं आपके समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। अब हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व को देख लेते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व में देखिए, पहला, समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जटिल समस्याओं का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में हम जटिल समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है, क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
आपको याद रखना है कि जटिल समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। तो आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तो सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि का नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। फिर है तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जटिल समस्याओं का अध्ययन, दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, और चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि के लिए योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है साधनों के वितरण हेतु इतना है, ठीक है। साधनों के वितरण हेतु आवश्यक समष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उत्पादन के संबंध में अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं, जिसमें हमने पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में बताया और उत्पादन संभावना वक्र में भी इसके बारे में चर्चा किया। उसी को बोल रहा है यहाँ पर कि उत्पादन के वितरण हेतु आवश्यक, तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक और उपभोक्ता वस्तु है और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तु है। इन दोनों के साधनों के बीच वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या बोले हैं, पहला पॉइंट है जटिल समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, चौथा आर्थिक विकास का अध्ययन। पहला देखो जटिल समस्याओं का अध्ययन और दूसरा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक विकास का अध्ययन। ये दो अध्ययन से संबंधित और दूसरा दो सहायक से संबंधित। लास्ट में सहायक लिखा है, देखिए आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, ठीक है। और पांचवा है साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। इस प्रकार आप जो है अपने सुविधा के हिसाब से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को देखिए। सीमाएं क्या क्या, सीमाएं जिसको हम लिमिटेशन कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। तो पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना। समूह की संरचना को महत्व न देना। सामान्यतया समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह की संरचना का। समूह के आकार प्रकार का अध्ययन करेगा लेकिन समूह की संरचना का अध्ययन नहीं करता। दूसरा, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र का जो निष्कर्ष निकलता है वो व्यवहारिक नहीं होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह में आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम दे देती हैं। तीसरा है समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समूह की इकाइयां जो है व्यक्तिगत इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समष्टि अर्थशास्त्र की समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। इस तीनों पॉइंट को आपको याद रखना। पहला पॉइंट बोला कि समूह की संरचना को महत्व न देना, दूसरा निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना, और तीसरा समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। समूह की इकाइयां जो है व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, ठीक है। निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना और समूह की संरचना को महत्व न देना। इन तीन पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये है सीमाएं। अब हम चलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। अभी इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को विशेष टॉपिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।